अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दस्तक। चंद रोज कबल चीफ जस्टिस की गैर रस्मी गुफ्तगू सामने आई जिसमें चीफ जस्टिस ने मुद्दत मुलाजमत में तोसी कबूल करने से इनकार किया था, लेकिन अब चीफ जस्टिस के सेक्रेटरी ने उनके इस बयान पर वजाहती बयान जारी कर दिया है, जिसके बाद वाज़ेह हो गया है कि चीफ जस्टिस आईनी तरमीम की सूरत में एक्सटेंशन को उस सूरत में कबूल कर सकते हैं कि अगर बाकी जजेस की मुद्दत में भी इजाफा किया जाए। चीफ जस्टिस के सेक्रेटरी डॉक्टर मोहम्मद मुश्ताक अहमद की जानिब से जारी वजाहती बयान के मुताबिक सहाफ़ियों की चीफ जस्टिस से ऑफ द रिकॉर्ड गुफ्तगू को गलत अंदाज में गया। वजाहती बयान में कहा गया है कि एक सहाफ़ी की जानिब से चीफ जस्टिस से मुद्दत मुलाजमत में तोसी लेने के हवाले से सवाल किया गया था। इस पर चीफ जस्टिस ने जवाब में कहा था कि कई माह कबल वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ मुलाकात के लिए मेरे चैम्बर में आए थे और उन्होंने इस मामले पर मुझसे गुफ्तगू की थी। चीफ जस्टिस के बकौल मैंने उन्हें कहा था कि अगर मुद्दत ओहदा तय करने की तजवीज़ किसी एक फ़र्द के लिए है तो ये काबिल कबूल नहीं होगी। सेक्रेटरी डॉक्टर मुश्ताक अहमद की मुताबिक इस मुलाकात में चीफ जस्टिस के साथ वफाकी वज़ीर कानून, अटॉर्नी जनरल और जस्टिस मंसूर अली शाह भी मौजूद थे। मुलाकात में वफाकी वज़ीर कानून ने जजेस की तकर्रुर में पार्लिमानी कमेटी की हैसियत का जिक्र किया और बताया कि तजवीज़ है कि जजेस के तकर्रुर के लिए जुडिशल कमीशन और पार्लिमानी कमेटी को एक बनाया जाए। इस पर चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा ने वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ को जवाब दिया कि यह पार्लियामेंट की सवाबदीद है। सेक्रेटरी टू चीफ जस्टिस के मुताबिक चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा ने कहा कि जजेस के तकर्रुर की नई मुजव्वज़ा बॉडी में हिज़्ब इख्तिलाफ के अरकान को बाहर ना रखा जाए। सेक्रेटरी के बकौल काजी फायज़ ईसा से जजेस की तादाद में इजाफे से मुताल्लिक भी पूछा गया, जिस पर चीफ जस्टिस ने जवाब दिया कि पहले खाली असामियाँ पुर की जाएं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के सेक्रेटरी ने बयान में कहा कि यह अफसोसनाक बात है कि ऑफ द रिकॉर्ड गुफ्तगू को गलत अंदाज में और गैर ज़रूरी तौर पर नशर किया गया। वजाती बयान में यह भी कहा गया कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से वफाकी वज़ीर कानून ने कभी निजी मुलाकात नहीं की। अब चीफ जस्टिस के सेक्रेटरी के वजाती बयान को देखें तो ऐसा लग रहा है कि चीफ जस्टिस बाकी जजेस की मुद्दत में इजाफे की सूरत में शायद अपनी मुलाजमत में एक्सटेंशन को कबूल कर लेंगे, क्योंकि अगर बाकी जजेस की मुद्दत मुलाजमत में इजाफा हो जाता है और मौजूदा चीफ जस्टिस को भी 3 साल की एक्सटेंशन मिल जाती है तो इस सूरत में बाकी जजेस के पास भी चीफ जस्टिस बनने का यकसा मौका होगा। अगर सिर्फ मौजूदा चीफ जस्टिस की एक्सटेंशन में इजाफा होता है या मुद्दत मुलाजमत में इजाफा होता है तो इस पर तो सवालिया निशान लगेंगे और तहरीक इंसाफ पहले ही इस पर शोर मचा रही है। इसीलिए चीफ जस्टिस नहीं चाहते कि सिर्फ उनकी मुद्दत मुलाजमत में इजाफा हो। अब जो आज चीफ जस्टिस के सेक्रेटरी की जानिब से बयान जारी हुआ, राना सनाउल्लाह ने चंद रोज कबल ऐसी ही गुफ्तगू की थी जिसमें उनका कहना था कि चीफ जस्टिस ने कहा है कि अगर सिर्फ फर्द वाहिद के लिए तो फिर मुझे कबूल नहीं होगी, यानी मशरूत एक्सटेंशन के लिए। यानी इस हवाले से वो ये कह रहे हैं कि अगर ये मशरूत होगी, पर्सन स्पेसिफिक होगी तो नहीं होगी, लेकिन अगर बाकी लोगों को भी इसका यकसा मौका मिलेगा तो फिर वो कबूल कर लेंगे। अब ये तासुर भी उभर रहा है कि चीफ जस्टिस को एक्सटेंशन के लिए हुकूमत की जानिब से कायल किया जा रहा है, क्योंकि इससे पहले आज़म नज़ीर तारड़ ये कह चुके हैं कि चीफ जस्टिस ने एक्सटेंशन लेने से इनकार कर दिया था। बात करना गैर मुनासिब है। मैं बड़ी क्लैरिटी से ये बात कर रहा हूँ कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फायज़ ईसा साहब ने इस बाबत जुडिशल कमीशन की एक मीटिंग के बाद मुझसे और अटॉर्नी जनरल से बात करते हुए कहा था कि वो किसी किस्म की तोसी के ख्वाहिशमंद नहीं है। और मैं इसी तरह सलमान अकरम राजा ने मुजव्वज़ा आईनी तरमीम पर अपनी राय का इजहार करते हुए कहा था कि आप समझते हैं कि धौंस से डराकर आईनी तरमीम करेंगे तो जजेस को तोसी दे देंगे, ये निज़ाम इस तरह से नहीं चलेगा। सलमान अकरम राजा जो सेक्रेटरी जनरल पीटीआई है वो क्या कहते हैं, जरा वो भी आपको दिखाते हैं। के दर पे हैं। आप समझते हैं आज भी आप धौंस से डराकर कोई आईनी तरमीम करेंगे और मंजूर नजर जजों को आप तोसी देंगे, ये नहीं चलेगा निजाम इस तरह से। जो कुछ हुआ है 8 फरवरी के बाद अदलिया के हवाले से, जिस तरह अदलिया को मगलूब करने की कोशिश की गई, ये कहा गया कि हम हाजिर सर्विस जजों की बजाय रिटायर्ड जजों के जरिए इलेक्शन के जो मामलात हैं, जो इलेक्शन अपीलें हैं, उनका फैसला कराएंगे और हाजिर सर्विस जज जो है उनको बिल्कुल साइड पे कर देंगे। रिटायर्ड जज ऐसे आएंगे जिनको आप कॉन्ट्रैक्ट देंगे, मुआहदे देंगे ताकि वो नीचा करके तनख्वाह लें और तनख्वाह लेते लेते 5 साल गुजार दें, जो असेंबली की मुद्दत है। ये हम नहीं होने देंगे। इसके खिलाफ हम अदालत में तो हैं ही, लेकिन हम सड़कों पे भी आएंगे, हम मैदानों में आएंगे। अब कौमी असम्बली में इस तरह की आईनी तरमीम की बाज़गश बहुत देर से सुनाई दे रही है। देखना तो यह है कि नेशनल असम्बली के फ्लोर पर ऐसी कोई मुजव्वज़ा तरमीम टेबल होती है, कोई बिल पेश किया जाता है, और अगर पेश होता है तो उस पर हुकूमती बेंचेस किस तरीके से मुमकिन बनाएंगे कि 2/3 अक्सरियत इसको मंजूर भी करा लेंगे, और फिर मौलाना फजलुर रहमान की पार्टी क्या कर रही होगी, वो प्रेरी बेंचेस का साथ देगी या फिर ऑपोजिशन पर बैठी हुई ऑपोजिशन का साथ देगी। आज ही नेशनल असम्बली के अंदर पर्टिकुलरली 10 सितंबर को जो कुछ हुआ और पार्लियामेंटेरियंस की पकड़ धकड़ हुई, गिरफ्तारियां हुई, नेशनल असम्बली की शमें गुल की गई, उस पर स्पीकर नेशनल असम्बली सरदार अयाज सादिक ने चार्टर ऑफ पार्लियामेंट की तजवीज़ भी पेश की। उसके साथ साथ आज ही सरदार अयाज सादिक साहब ने
पार्लियामेंट्री कमेटी भी जो तहकीकात के लिए को 16 रुकनी कमेटी है वो प्रॉब के लिए कॉन्स्टिट्यूट कर दी है। उसके साथ ही आज ही सरदार अयाज सादिक साहब ने सार्जेंट एट आर्म्स को 4 महीने के लिए मुअत्तल किया है, जबकि सीडीए के 5 एहलकार जो नेशनल असेंबली के अंदर ड्यूटी सर अंजाम दे रहे थे और उनमें कुछ इलेक्ट्रिशियन भी थे यकीनन जिनका ताल्लुक उस इलेक्ट्रिसिटी ब्रेकडाउन के साथ भी था, उनको भी मुलव्विस होने पर सबसे पहले तो मुअत्तल किया गया और फिर यह कहा गया है कि उनको नेशनल असेंबली से किसी और इदारे के अंदर मुंतकिल किया जाए। आज नेशनल असेंबली का जो माहौल था वो उसमें ऑपोजिशन और हुकूमत दोनों बाहम शीरो शक्कर दिखाई दे रहे थे। कम अज़ कम इस मामले के ऊपर एक कंसेंसस था और इस पर एक बिल कमेटी को रेफर भी किया गया है, उस पर डेलिब्रेशंस भी हो रही हैं। इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा इंजीनियर खुर्रम दस्तगीर साहब हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम खुर्रम दस्तगीर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सर, सबसे पहले तो 10 सितंबर को जो कुछ हुआ, अच्छी बात यह है कि नेशनल असेंबली में कम से कम सैनिटी प्रिवेल की है, स्पीकर कौमी असेंबली ने उस पर एक्शन लिया है, बिल जो है वो कंसर्न कमेटी को रेफर भी हुआ है और कुछ कार्रवाइयां एक्शंस भी हुए हैं। लेकिन आपको क्या लगता है, बाहर बैठ के, जाहिर है आप बड़े सीजन पॉलिटिशियन, आप इसको किस तरीके से देख रहे थे कि ये जो तारीख लिखी जा रही है, क्या ये सुनहरी हरूफ में लिखने के काबिल है? जी, पार्लियामान के मामले में तो अभी तारीख लिखी जाएगी, लेकिन जो उससे एक दिन पहले इस्लामाबाद के मंडी मवेशिया में जो ज़बान इस्तेमाल की गई, उसको तो तारीख कोई अच्छे अल्फाज से नहीं लिखेगी। और वो बेहुदा ज़बान ख़वातीन के बारे में, ख़वातीन सहाफ़ियों के बारे में, अफवाज पाकिस्तान के बारे में, रियासत के बारे में, दूसरे सूबों के बारे में, उस पर तो तारीख जो है वो बेहतर तो यही है कि काला ब्रश ही फेर दिया जाए और ना याद किया जाए कि उस दिन किस किस्म की जो है वो गैर मुहज़्ज़ब गुफ्तगू हमें सुनने को मिली। खुर्रम दस्तगीर साहब, वैसे क्या इस तरह की ज़बान इससे पहले जलसों में इस्तेमाल नहीं की गई? क्योंकि जब हम आपके मुखालिफिन से पूछते हैं या ऐसी ज़बान इस्तेमाल करने वालों से जो आज कर रहे हैं उनसे पूछते हैं, तो वो हवाला देते हैं गुजरावाला जलसे का, वो हवाला देते हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उन जलसों का कि जिस वक्त वोट को इज्जत दो का नारा उरूज पर था। जी नहीं, वो तो मामला फ़र्क है। मैं तो आपकी फिर तवज्जो दिलाऊंगा कि ख़वातीन सहाफ़ियों के बारे में एक पंजाबी नगमे के ज़रिए बेहुदा तरीन गुफ्तगू की गई और उसकी जिस तरह की मज़म्मत आनी चाहिए थी वो अभी तक हमें सुनने को नहीं मिली। और जिस तरह मुस्लिम लीग नून की ख़वातीन लीडरान के बारे में जो गुफ्तगू की गई, उसकी मज़म्मत भी हमें सुनने को नहीं मिली। और ये कह देना कि जी गुजरावाला के जलसे में, मैं खुलकर बात करूंगा, फ़ौज पाकिस्तान पर जो तनकीद की गई तो हमने तनकीद की है। उस तनकीद में, उसके पैराए में, उसकी तहजीब में उतना ही फ़र्क है जितना दिन और रात का। तो यहाँ तो हमें एक बहुत ही तहजीब से गिरी हुई गुफ्तगू उस दिन इस्लामाबाद संगजानी में सुनने को मिली और उसका एक रिएक्शन, अगरचे मैं उसकी तौजीह पेश नहीं करूंगा, पार्लियामान का तकद्दुस हम सब पर लाजिम है, हुकूमत पर भी उतना ही लाजिम है जितना किसी और इदारे पर। लेकिन अगर एक गलत जबान की तौजीह दी जा सकती है तो फिर आपको याद है कि किस तरह इससे पहले भी पार्लियामान में और पार्लियामेंट्री लॉजेस में जब इन साहिबान की हुकूमत थी जो आज प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उन्होंने भी ऐसा ही रवैया जारी रखा था। लेकिन टू रॉन्ग्स डोंट मेक अ राइट। जो पार्लियामान में हुआ उसको बेहतर तरीके से पार्लियामान का तकद्दुस कायम रखते हुए किया जाना चाहिए था। देखिए, पैरेलल ही जिस वक्त ये गिरफ्तारियां और पकड़ दकड़ हो रही थी जलसे के बाद, तो उस वक्त पैरेलल ही वज़ीर आज़म हाउस में इशाइया भी जारी था और लाइकली कोई आईनी तरमीमी पैकेज पार्लियामान में टेबल करने की बात भी हो रही है। और फिर आज ही जस्टिस काजी फायज़ ईसा ने, ज़ाहिर है वो थ्रू उनके सेक्रेटरी एक एलामिया सामने आया है जिसमें वो ये कह रहे हैं कि अगर फ़र्द वाहिद के लिए एक्सटेंशन हो तो काबिल कबूल नहीं है, लेकिन अगर ये सब के लिए हो तो शायद उसमें, यानी मशरूत रजामंदी का इजहार उन्होंने किया है। तो क्या वाकई कोई ऐसी कानून साजी होने जा रही है पार्लियामान में? जी, जब तक कानून का मतन हमारे सामने नहीं आ जाता, इस पर क़यास आराई जो है मैं समझता हूँ वो मुनासिब नहीं है। बेहिसाब बातें इस वक्त इस्लामाबाद में गर्दिश कर रही हैं, तो हमें इंतज़ार करना चाहिए कि जब तक वो मतन सामने आ जाए। लेकिन जो चीफ जस्टिस साहब ने फरमाया है, पार्लियामान की कानून साजी पार्लियामान का इख्तियार है और वही इस इख्तियार को एक्सरसाइज करेंगे। उसमें चीफ जस्टिस की मर्जी या उनकी नामर्जी उसमें शामिल नहीं है।
नहीं, लेकिन वक्त बड़ा अहम है ना खुर्रम दस्तगीर साहब। जिस वक्त ये कानून साजी हो रही है तो उस वक्त तासुर ये है कि वो पर्सन स्पेसिफिक है या किसी एक शख्स को जो है वो एक्सटेंशन देने के लिए ये कानून बनाया जा रहा है। देखिए, कानून तो सबके लिए बनाया जाता है और उसकी आप वक्ती तौजीह कोई भी कर लें, वो आने वाले, अगर ऐसी कोई बात होती है तो आने वाले तमाम जो अदालत आलिया के चीफ जस्टिस होंगे उन पर उसका इतलाक होगा। और कानून साजी की जो इख्तियार है पार्लियामान का, वो दिया ही गया है कि जब वक्तन फवक्तन ऐसे मामलात पर जरूरत पड़े तो एक लेजिटिमेट तरीके से कानून की तब्दीली की जाए। तो वो कानून कौमी असेंबली में, सेनेट में सबके सामने पेश होगा, हम सब उसका मतन पढ़ेंगे और फिर उस पर जो एतराजात हैं वो हो सकते हैं। मुस्लिम लीग नून का उसूली मौक़िफ़ क्या है? एक्सटेंशन होनी चाहिए? नहीं, हमारा असूली मौक़िफ़ इस मामले में ये है कि पूरी दुनिया में चीफ जस्टिस की जो अपॉइंटमेंट है उसमें जो इंतज़ामिया है उसका एक रोल होता है। आपने देखा कि अमेरिका में और इवन बरतानिया में वहाँ के जो चीफ एग्जीक्यूटिव हैं बराह रास्त चीफ जस्टिस का तकर्रुर करते हैं। तो हमारे यहाँ जो अल जिहाद ट्रस्ट केस के नतीजे में, क्योंकि पार्लियामान ने उस पर कानून साजी अभी तक नहीं की हुई और आखिरी जो आईनी तरमीम है वही हमारे पास मौजूद है, अगर पार्लियामान अपनी दानिश में समझती है कि लीवे देने के लिए सिर्फ सीनियर तरीन शख्स नहीं, अगरचे उनका इस्तेहकाक होगा, लेकिन उससे इस मामले को वुसअत भी दी जा सकती है। यानी आप ये कह रहे हैं कि जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चीफ जस्टिस की अपॉइंटमेंट होती है उस तरीकाकार को तब्दील भी किया जा सकता है उस तरीके से जैसे चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ की अपॉइंटमेंट होती है कि एक पैनल आता है और उस पैनल में से को पिक कर लिया जाता है किसी एक पर्सनालिटी को। तो आप ये सजेस्ट कर रहे हैं? इस वक्त तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की अपॉइंटमेंट अमलन ऑटोमेटिक है कि जिसका नंबर आता है वो चाहे 3 हफ्ते के लिए आए या 3 साल के लिए आए, वो चीफ जस्टिस बन जाते हैं। लेकिन आप ये गौर फरमाइए कि अभी रिसेंटली हाई कोर्ट के मामले में जो सीनियर तरीन जस्टिस वाला जो असूल था उसको नहीं अपनाया गया और सीनियर के अलावा भी कुछ लोग जो हैं में खवातीन भी शामिल हैं, उनको अपॉइंट किया गया है चीफ जस्टिस। तो लिहाजा ये मामला अदलिया ने भी देखना है, लेकिन इसमें बिल आखिर फाइनल अथॉरिटी पाकिस्तान की पार्लियामान की। यदि आप समझते हैं कोई इस तरह का कानून भी इस पे शामिल हो सकता है कि उसमें सीनियर प्यूनी जज चीफ जस्टिस ना हो बल्कि पैनल ऑफ जजेस के अंदर से एक बंदे को पिक एंड चूज वाला जो प्रिंसिपल है चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ की अपॉइंटमेंट की तरह का वो हो? क्योंकि देखिए, जब चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ की अपॉइंटमेंट होती है तो बहुत कॉन्ट्रोवर्शियल हो जाता है मामला। यानी आपकी सारी की सारी जो सियासत है वो इसके गिर्द घूम रही होती है। हमारे तो सुनने में उस वक्त यह आया कि जी ये चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ की अपॉइंटमेंट को जिस तरह चीफ जस्टिस की अपॉइंटमेंट होती है, सीनियर जो शख्स होता है वो जगह ले लेता है, वैसे होना चाहिए। लेकिन अब वही पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ये कह रही है कि नहीं, जिस तरीके से वो अपॉइंटमेंट चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ की होती है अब चीफ जस्टिस की होनी चाहिए। लेकिन आप नोट कीजिए ना कि जब मौका आया तो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने उस पैनल में से भी जो सीनियर मोस्ट जनरल थे उन्हीं का इंतखाब किया और एक अच्छी रवायत कायम की। तो वो रवायतें अपनी जगह पर मौजूद हैं। अल्लाह करे हमें सेहतमंद रवायतें कायम करने की जरूरत और हिम्मत हो। लेकिन ये मामला जो है कि अदलिया की अपॉइंटमेंट्स कैसे होनी है, ये हुकूमत ने प्रपोज करना है, पार्लियामान ने इसको अप्रूव करना है। और देखिए, आपके नाजरीन के लिए कानून साजी का पहला मरहला ये है कि कानून का मतन जो है वो काबीना के पास जाता है और काबीना उसको उसकी मंजूरी देती है पार्लियामान में उसको रखने के लिए। तो जब तक काबीना के सामने वो मतन सामने नहीं आ जाता हम इस पर कोई हतमी गुफ्तगू नहीं कर सकते। ठीक, चलिए, लेकिन ज़ाहिर आईनी तरमीम के लिए तो 2 तिहाई अक्सरियत चाहिए होती है और इस्लामाबाद के अंदर इस वक्त जोड़ तोड़ की सियासत भी उरूज पे है, नंबर गेम भी पूरी करने की कोशिश की जा रही है। मौलाना फजलुर रहमान से मुताल्लिक हुकूमत ये तासुर दे रही है कि वो हमारे साथ हैं, उनके 8 वोट नेशनल असम्बली में और सेनेट में 5 वोट हमें मिलेंगे। तो आपके पास इस हवाले से कोई मालूमात है मौलाना फजलुर रहमान की सियासत को देखते हुए? ज़ाहिर है आपने उनके साथ सियासत की है, रीजेंट पॉलिटिशियन आप, मौलाना किस तरफ जाएंगे सर? जी, मौलाना से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के भी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के भी देरीना ताल्लुकात हैं। 90 की दिहाई में भी शहीद बेनज़ीर भुट्टो के साथ JUIF की लीडरशिप के
बहुत एक अच्छे मरासिम थे, एक सियासी तौर पे वर्किंग रिलेशनशिप थी, और फिर बाद में मुस्लिम लीग नून के साथ भी उनकी बहुत रिलेशनशिप रही है, और वो हमारे कुदरती इत्तेहादी हैं। अगरचे वो खैबर पख्तूनख्वा में और बलोचिस्तान के इंतखाबात पर उनको ज़रूर तहफ़्फ़ुज़ात हैं, लेकिन यहाँ भी एक मुस्बत तवक्को यही है कि वो इस पर इंशाअल्लाह मुस्लिम लीग नून की और पीपल्स पार्टी की हुकूमत को सपोर्ट करेंगे। अच्छा खुद दस्तगीर साहब, आपको लगता है कि प्रैक्टिकली इस हुकूमत ने या इस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट ने इमरान खान को प्रैक्टिकली माइनस कर दिया है? जी नहीं, पाकिस्तान की तारीख तो हमें ये सिखाती है कि किसी को भी माइनस किसी भी हुकूमत या कोई भी इदारा नहीं कर सकता। माइनस पाकिस्तान की आवाम नहीं करना है, वो मौजूद है, वो पाकिस्तान के शहरी हैं, उनके पास हकूक है, और माशाल्लाह एक्सरसाइज बाइक भी है, इलेक्ट्रॉनिक ब्रश भी है, और चहलकदमी को सहन भी है, अपनी मर्जी का खाना भी है, तो वो मौजूद है इस वक्त। और जब तक वो मौजूद है, पाकिस्तान की तारीख हमें यही कहती है कि पाकिस्तान के अवाम ही किसी को माइनस करते हैं, कोई और नहीं माइनस कर सकता। तो फुटप्रिंट्स तो उनके अवाम में मौजूद है, पॉपुलैरिटी भी मौजूद है, उसका कोई काउंटर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के पास है? एज फार एज मियां नवाज शरीफ साहब इज कंसर्न, अभी तक तो खासे खामोश हैं, लेकिन आज ही खबर देखने और सुनने को मिली कि जी वो उन्होंने एक्टिव होने का फैसला कर लिया है। तो क्या नून लीग ने भी अपनी स्ट्रैटेजी में कोई तब्दीली का फैसला कर लिया? कि पहले तो ये जो मकबूलियत है ये फर्जी और मन घड़त है। उनका हक ये जरूर है कि वो ये कहें कि 31% अवाम ने उनको वोट दिया है 8 फरवरी के इंतखाबात में, जो कि तकरीबन 1/3 बनता है, लेकिन 2/3 पाकिस्तानियों ने उनके खिलाफ भी वोट डाले। तो अगर वो 69% वालों को आप कहते हैं वो पॉपुलर नहीं है, लेकिन 31% वाले जो हैं वो सब पर हावी हैं, ये अददी तौर पर और सियासत के असूल पर दुरुस्त नहीं है। अगर हम वो चाहते हैं कि 31% का एहतराम किया जाए, फिर उन्हें उस 69% का भी एहतराम करना पड़ेगा जो उनके खिलाफ जो है पाकिस्तान के अवाम ने वोट डाले थे। और मुस्लिम लीग नून तो एक सियासी जमात है, एक कोना मश्क सियासी जमात है, वो वक्त के साथ अपनी अपनी स्ट्रेटजी का इर्तका होगा, और हमने भी खबर आपकी तरह अभी पढ़ी है, लेकिन आने वाले दिनों में इसका हतमी ऐलान भी मोहम्मद नवाज शरीफ की तरफ से होगा कि वो किस तरह अब मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में जाकर अपनी पार्टी के लोगों से गुफ्तगू का आगाज करें। लेकिन सर लास्टली आप क्या समझते हैं कितना ज़रूरी है इस वक्त मियां नवाज शरीफ साहब का प्रैक्टिकली पॉलिटिकली एक्टिव होना? और क्योंकि खबर ये भी आई कि शायद वो लंदन जा रहे हैं, फिर पता चला नहीं बलूचिस्तान से आगाज़ करेंगे, फिर सिंध जाएंगे, फिर KP की, और फिर पंजाब के अंदर जो है वो असर नौ तंजीम साजी होगी। तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए भी इस वक्त कितना ज़रूरी है मियां नवाज शरीफ साहब का मुतहर्रिक होना? ये सियासी जमातें तो मुस्तकिल इर्तिका के अमल में रहती हैं, यानी जिस दिन इंतखाबात होते हैं उस शाम नए इंतखाबात की तरफ हम बढ़ना शुरू हो जाते हैं। तो सियासी जमातों ने तो मुस्तकिल एक्शन लेना है। सिर्फ ये जरूर चैलेंज है कि वफाक में एक बहुत मुश्किल हालात में मोहम्मद शहबाज शरीफ और उनकी काबीना जो है वो इस वक्त हुकूमत में है और उसको चलाने की कोशिश कर रहे हैं, और ख़ासतौर पे मुआशी महाज पर तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी कामयाबी हासिल हो रही है। बहुत बहुत शुक्रिया। तहरीक इंसाफ इदारों से मुताल्लिक अपनी रेड लाइन क्रॉस कर चुकी है। ऐसा लग रहा है कि तहरीक इंसाफ ने इदारों से तसादुम की ठान ली। तहरीक इंसाफ की सियासत जमहूरियत के लिए खतरा बन सकती है, लेकिन दूसरी जानिब इदारों ने भी यह वाज़ेह कर दिया कि वो किसी सूरत नफरत अंगेज़ मुहिम को मजीद कबूल नहीं करेंगे। अब इस्लामाबाद जलसे में अली अमीन गंडापुर की तकरीर में इदारों के खिलाफ फर्जा सराई की गई, जिसके बाद अब तहरीक इंसाफ के गिर्द घेरा मजीद तंग होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन दूसरी तरफ PTI की कोर कमेटी हो या फिर KP की पार्लियामेंट्री कमेटी हो, वहाँ पर जो डिस्कशन हो रही है, गुफ्तगू हो रही है, ज़राए से खबर भी आ रही है कि उन्होंने अली अमीन गंडापुर के स्टेटमेंट की न सिर्फ तस्दीक और तौसीक का फैसला किया है, बल्कि इसको मज़ीद शिद्दत के साथ आगे बढ़ाने का फैसला किया है। और जुमे के रोज़ मुल्क गिर एहतजाज की कॉल भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दे रही है। ऑलरेडी मुश्किलात में घिरी PTI अपने इन स्टेटमेंट्स की वजह से, अपनी रियासत मुखालिफ प्रोपेगेंडे की वजह से अब मजीद इंटेंसिफाइड कैंपेन से किस कदर मुतासर हो सकती है, बात करेंगे। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा नईम हैदर पिछौता साहब ने भी ज्वाइन किया है। नईम पिछौता साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो ये कहिएगा कि PTI कोर कमेटी में क्या डिसीजन हुआ है? अली अमीन गंडापुर के स्टेटमेंट के साथ खड़े होना है या फिर अली अमीन गंडापुर के इस स्टेटमेंट पर कोई अनकंडीशनल अपॉलॉजी होगी? अब PTI की लाइन ऑफ एक्शन या स्ट्रैटेजी क्या है? बात तो यह है कि बिल्कुल कोर कमेटी का भी इजलास हुआ है और पॉलिटिकल कमेटी का भी इजलास हुआ है। KP
जाकर वहाँ पर भी मशावरत हुई है और इंशाअल्लाह ताला हम जो है वो जलसा 22 तारीख का करेंगे, भरपूर तरीके से करेंगे और इंशाअल्लाह पूरी बैंड बाजी बारात के साथ रहेंगे। नंबर 1। नंबर 2 ये है कि जहाँ तक बात रह गई कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो क्या अमल करंट सैनरियो के अंदर बनाया है, वो ये है कि एक तो हम जो है वो पार्लियामेंट के अंदर रहते हुए, अब तमाम असम्बलियों के अंदर रहते हुए वहाँ पर अपना पूरा मौक़िफ़ रिकॉर्ड भी कराएंगे, एहतजाज भी करेंगे, असम्बली के अंदर भी होगा और असम्बली के बाहर भी होगा। जुम्मे को पूरे पाकिस्तान के अंदर हमने कॉल दी है इस लाकानूनियत के खिलाफ, जो पार्लियामेंट के ऊपर हमला हुआ, जो आइन के ऊपर हमला हुआ, तो उसके खिलाफ हम बिल्कुल जा रहे हैं, रोड्स के ऊपर भी जा रहे हैं, हम अदालतों में भी जा रहे हैं, हम अदालतों में जा भी चुके हैं। लेकिन अब देखना यह है कि किस वक्त तक ये जुल्मत की रात रहती है और कब सूरज जो है वो तुलू होता है रोशनी। नहीं, ये बैंड बाजा बारात का मतलब क्या है? क्या आप रियासत पे चढ़ाई का इरादा रखते हैं? जब आप जेल ब्रेक की बात करते हैं, ढियाला जेल जाएंगे और इमरान खान को छुड़ा के ले आएंगे, बैंड बाजा बारात के साथ पंजाब पे जाएंगे, खवातीन से मुतालिक जिस तरह के कलब लहजा इस्तेमाल किया गया, नहीं हैदर फिजाज़ा साहब करना क्या चाहती है पीटीआई? क्या तसादुम चाहती है? नहीं, देखिए बात ये ना, जहां तक रियासत की बात की जाती है तो रियासत का क्या मतलब है? आवाम से आवाम होती है ना रियासत। रियासत ये तो नहीं होता ना कि आप एक पंजाब पुलिस को कह दें या इस्लामाबाद पुलिस को कह दें कि वो रियासत है। ये तो देखें हुकूमत के आगे नीचे जो हैं वो इदारे होते हैं और जहां तक बात है रियासत, नहीं जाहिर है रियासत के फंक्शनरीज है ना सर, रियासत के फंक्शनरीज हैं, रियासत के इदारे हैं। उन्हीं इदारों को जब इस तरह से पब्लिकली ललकारेंगे, आवाम को मुश्तिल करेंगे कि रियासत पे चढ़ दौड़ें, इदारों पे चढ़ दौड़ें, जेल ब्रेक, मतलब व्हाट इज दिस ऑल अबाउट? क्या अडयाला जेल को तोड़ के इमरान खान को रिहा कराने वाला के 15 दिन के अंदर अंदर इमरान खान को रिहा करा लेंगे? ये रियासती कवानीन की खुल्लम खुल्ला धजियां बिखेरना, ये खिलाफ वर्जी नहीं है तो और क्या है सर? मैं वही गुजारिश कर रहा हूँ कि रियासत अवाम है और अवाम जो है वो इस वक्त इमरान खान के साथ खड़ी है और 8 को उन्होंने फैसला दे दिया, बाद में फिर डाका डाला गया। और जहां तक बात है अडयाला जेल जाकर जेल तोड़ने की, तो आपने कहीं देखा कि कहीं पर ऐसी स्टेटमेंट आई हो कि हम जेल तोड़ने की बात? आपने कहा कि 15 रोज के अंदर जाएंगे और इमरान खान को आजाद करा लेंगे, कैसे कराएंगे? मैं वही जवाब दे रहा हूँ ना, गुजारिश तो सुन लें, पूरी जवाब मुझे ले तो दिया करें। आप दरमियान में बोलते हैं तो फिर वो बात वहीं पर रुक जाती है। देखें, जहां तक बात है ना कि खान साहब की रिहाई के हवाले से या उनके साथ दबाव करने के हवाले से, तो डेफिनेटली इसके अंदर सारी चीजें आती हैं। लीगल तो हम सारे मामला के अंदर गए हुए हैं और वहां पर आपको पता है कि अदालतों को यरगमाल बनाया गया है, मर्जी से फैसले लिखाए लिए जाते हैं। जहां तक सड़कों पर निकलने की बात है कि अवाम जो है वो अपना हक के लिए निकले, आवाज उठाए, बात करे कि मुल्क के अंदर कानून हो, आइन की बालादस्ती हो, तमाम लोगों को रिहा किया जाए, तो उस हद तक बात की और उन्होंने इंटीमेटम दिया है कि हम निकलेंगे और इंशाअल्लाह ताला हमारा यही मुद्दा होगा। आपने कहीं देखा कि हमारा इस्लामाबाद जलसा हुआ है तो उसमें कहीं पर कोई गोली चलाई हो, कहीं पर कोई जो है हमने कोई तोड़ फोड़ की हो, किसी बिल्डिंग को आग लगाई हो? लाखों की तादाद में लोग आए थे, बल्कि यहाँ नहीं, लेकिन उसके लिए एक शेड्यूल था ना, जलसे को आपने 7:45 पे खत्म करना था, वो नहीं हुआ, वो 11:30 बजे भी खत्म नहीं हो रहा था। देखिए, अली अमीन गंडापुर साहब ने जो स्टेटमेंट्स दी, पहले खबर ये थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग उनकी इस तर्ज सियासत से या इस बयान से खुश नहीं थे, नाखुश थे, बरहमी का इजहार कर रहे थे। क्या अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यह फैसला कर लिया कि अली अमीन गंडापुर के बयान के साथ ही जाना है, बल्कि उससे भी ज्यादा इंटेंसिफाइड स्टेटमेंट्स देने? देखिए, बात यह है ना कि अली अमीन गंडापुर साहब ने अगर बात की है सहाफियों के हवाले से, तो बड़ा, मैं आज भी देख रहा था कि बड़ा एक शोर मचाया जा रहा है। तो उन्होंने ओवरऑल जो है वो सहाफत की बात नहीं की, ओवरऑल तमाम चैनल्स की बात नहीं की, बल्कि उन्होंने कहा है कि कुछ जो है वो कुछ की बात की है, यानी 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, जो सहाफत के लूप में खुद को ओढ़े हुए और मुसलसल जो है वो सारा कर रहे हैं। खासतौर पर अब आप देख लें कि जिस तरह अगर एक साफी बैठकर वो ये कह दे कि इमरान खान खत्म शुद, तो मतलब ये है ना कि सहाफत ये नहीं होती। सहाफत का मतलब ये होता है कि आप किसी की पार्टी नहीं बनते, वोटिंग करनी होती है फिर कि इस हुकूमत के अंदर ये करप्शन है, पीटीआई की। बहुत बहुत शुक्रिया। वफाकी हुकूमत अखराजात को काबू करने के लिए इस्लाहात कर रही है। अब हुकूमत ने पेंशन रूल्स में भी अहम तरामीम की हैं। ऑफिस मेमोरेंडम के मुताबिक शरीक हयात की वफात या अहल ना होने की सूरत में बाकी मानदा अहल फैमिली मेम्बर्स को पेंशन की मुद्दत को ज़्यादा से ज़्यादा 10 साल तक महदूद कर दिया गया है। अगर मुतवफ़ी पेंशनर का बच्चा माजूर हो तो उसे ताहयात पेंशन मिलेगी। अहल बच्चे की सूरत में उमूमी फैमिली पेंशन 10 साल तक या बच्चे की उम्र 21 साल होने तक मिलेगी। स्पेशल फैमिली पेंशन में की गई तरमीम के तहत पेंशन वसूल करने वाली शरीक हयात की वफात या अहल ना रहने की सूरत में फैमिली मेम्बर्स को 25 साल तक पेंशन मिलेगी। अगर पेंशनर का बच्चा या बच्ची माजूर हो तो ये पेंशन ताहयात होगी। इसी तरह आर्म्ड फोर्सेस और सिविल आर्म्ड फोर्सेस के तमाम रैंक्स के लिए
पहले से मौजूद पेंशनर्स के लिए पेंशन की शरह में 50% का इजाफा किया गया है। ये पेंशन अहल वारिसों को ट्रांसफर की जा सकेगी। तीसरी तरमीम के तहत रज़ाकाराना रिटायरमेंट लेने वाले मुलाजमीन को पेनल्टी लगेगी। नई तरमीम के मुताबिक अगर कोई मुलाजिम 25 साल सर्विस के बाद रज़ाकाराना तौर पर रिटायरमेंट लेगा तो इसे पेंशन में कटौती का सामना करना पड़ेगा और पेंशन की कटौती 3% की शरह से होगी, जिसका इतलाक रिटायरमेंट की तारीख से होगा। इस तारीख के 60 साल की उम्र तक की बाकी रह जाने वाली सर्विस पर माहाना ग्रॉस पेंशन पर 3% कटौती की जाएगी। इस तखफीफ की बालाई हद 20% मुकर्रर की गई। तरमीम का बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। इंटरनेट पे खलल और एक्स को ब्लॉक करने की वजह से पूरे मुल्क में वीपीएन के इस्तेमाल में इजाफा हुआ है। इंटरनेट सर्विसेज की बंदिश वीपीएन के जरिए बहाल नहीं होती, अलबत्ता पाबंदियों का शिकार वेबसाइट्स, एप्लीकेशंस और प्लेटफॉर्म्स की सर्विसेज वीपीएन के जरिए चलाई जा सकती हैं। इंटरनेट प्राइवेसी कंपनी प्रोटॉन की रिपोर्ट के मुताबिक इंटरनेट सेंसरशिप और मालूमात तक रसाई में हायल रुकावट के बायस पाकिस्तान में वीपीएन की तलब में 6000% इजाफा हुआ है। अब पीटीए ने प्रॉक्सी नेटवर्क्स को रजिस्टर करने के लिए कोशिशों को तेज कर दिया है। चंद रोज कबल सेनेट की कायमा कमेटी बराए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में होने वाले इजलास के दौरान चेयरमैन पीटीए हफीजुर रहमान ने कमेटी को बताया था कि अब तक 20,500 वीपीएन रजिस्टर किए जा चुके हैं, जिसके बाद गैर कानूनी वीपीएन को ब्लॉक कर दिया जाएगा। वीपीएन के ब्लॉक करने के हवाले से पीटीए ने एक बार फिर वाजे किया है कि मुल्क में वीपीएन को ब्लॉक नहीं किया जा रहा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अपने एक बयान में रेगुलेटर ने मीडिया रिपोर्ट्स को मुस्तरद कर दिया है कि वीपीएन को ब्लॉक करने का मंसूबा बनाया जा रहा है, लेकिन साथ ही पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी ने आईटी कंपनी, सॉफ्टवेयर हाउसेस, फ्रीलांसर्स, बैंक्स और दीगर कारोबारों से दरखास्त की है कि ज़ेरे इस्तेमाल वीपीएन को रजिस्टर कराएं ताकि किसी भी रुकावट की सूरत में बिला तातुल इंटरनेट सर्विसेज को यकीनी बनाया जा सके। रेगुलेटर ने मजीद कहा है कि कारोबारी इदारे पीटीए और पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड की वेबसाइट्स के जरिए अपना वीपीएन रजिस्टर करा सकते हैं। अब यकीनन ये दो रुखी पॉलिसी है, एक तरफ वो कहते हैं कि इसको रजिस्टर कराया जाए, दूसरी तरफ वो कहते हैं कि ब्लॉक नहीं किया जा रहा। कुछ भी हो सकता। पीटीए इंटरनेट के स्लो होने पर या बंदिश की सूरत में अभाम का शिकार रही, बिल्कुल उसी तरह वीपीएन को ब्लॉक करना या नहीं करना, इस पर भी एक अभाम दिखाई देता है। तो बेहतर यही है कि वीपीएन को रजिस्टर करा लिया जाए ताकि कारोबार महफूज हो सके। प्रोग्राम का वक्त अपने आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह। कर अपना रखिए ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।